और अब ये डांगरी का हादसा, आप खुद डांगरी में भी थे, आपकी जो पीड़ित परिवार है उनसे भी बात हुई, आपकी लोकल्स के साथ भी बात हुई। शर्मा साहब, क्या आपको लगता है कि क्या पीर पंचाल फिर से निशाने पर है? मिलिटेंट से रिलेटेड कुछ इस तरह से बात आता है, उसके बाद भी सतर्कता ना बरतना और 16 दिन बाद ये कांड, 15 दिन बाद इतना बड़ा हत्याएं हो जाना, ये दर्शाता है कि हम कितने सक्षम और कितने अलर्ट हैं। दावे तो बहुत बड़े बड़े। लेकिन शर्मा साहब, अगर हम देखें तो ये जो माइनॉरिटी किलिंग्स की जाती हैं और टारगेटेड किलिंग्स की जाती है, इसके पीछे बाकायदा एक मकसद होता है। और ख़ासकर हम पुंछ राजौरी की बात करें तो क्या लगता है आपको कि ये वही जो आज से 17-18 साल पहले जो कोशिशें की जाती थी कि कम्युनिटी क्लैशेस हों, आपस में यकजहती ना रहे, क्या ये वही कोशिश फिर से दोहराने की? जब इस तरह का नेटवर्क उनका कायम है और हम समझते हैं कि आखिरी बुलेट जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, ये काफ़ी लंबी जंग है और उनके बड़े सिंपथाइज़र हो सकते हैं, प्लांटेड हो सकते हैं, पेड लोग एजेंट हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट और एजेंसीज को ये दावे करने के बजाय इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, लोगों को अलर्ट करना चाहिए कि आप लोग सतर्क रहिए। अब मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पीड़ित परिवार से भी मिले और जिस तरह से वो जो है वो राष्ट्रमार्ग पे रखे गए और फिर प्रदर्शन किया गया, सरकार से क्या शिकायत रही? वारदातें तो हो सकती है, लेकिन जब एक तरफ से सरकार कहती है कि इतने बड़े दावे हैं, इसके बीच में सिक्योर करना और ये यात्रा कश्मीर तक पहुंचना, पद यात्रा, ये अपने आप में देश दुनिया को एक संदेश है। द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फहीम। साल 2023 का आगाज़ कुछ अच्छा नहीं रहा और ऐसा नहीं है साल 2022 का भी आगाज़ अच्छा नहीं रहा था। हमें याद होगा कि माता वैष्णो देवी के भवन में किस तरह से एक स्टैम्पेड में कितने लोगों की जान गई थी। वहीं साल 2023 की बात करें तो डांगरी राजौरी में जो हादसा हुआ उससे सब वाकिफ़ हैं। लेकिन बड़े ही बदकिस्मती की बात यह है कि साल 2023 की जो शुरुआत हुई उसमें राजौरी में 6 मासूम जानें गई और ऐसे में एक बहुत बड़ा सेटबैक जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको लगा। जहां ये दावे किए जा रहे थे कि जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिद्रा ब्रिज पे हाल ही में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 मिलिटेंट्स जो है वो मारे गए। इसके अलावा पीर पंचाल की ही बात करें तो पिछले लगभग 1.5 साल में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मिलिटेंसी की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रविंदर शर्मा, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। रविंदर जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैंने कहा कि पीर पंचाल में जो है वो हम देख रहे हैं लगातार हादसे होते रहते हैं और मैं चंद इंसिडेंट्स की बात करूं तो पिछले साल ही हमने देखा कि एक एनकाउंटर वहां पे चला जो कि एक लंबे अरसे तक चला और उसके बाद ये भी नहीं पता चला कि उस एनकाउंटर का आखिर में हुआ क्या। लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि वो वहाँ पे लगभग 5-6 दिन वो एनकाउंटर जो है वो चला, जिसमें गोलियों का तबादला भी हुआ, गोलीबारी भी हुई। उसके बाद देखें तो अल्फ़ा गेट के बाहर अभी 2 नौजवान जो है वो मारे गए और अब ये डांगरी का हादसा, आप खुद डांगरी में भी थे, आपकी जो पीड़ित परिवार है उनसे भी बात हुई, आपकी लोकल्स के साथ भी बात हुई। शर्मा साहब, क्या आपको लगता है कि क्या पीर पंचाल फिर से निशाने पर है? देखिए, लगता नहीं है, ये तो बात सामने आ गई और आपने ठीक फरमाया कि पिछले कुछ अरसे में छुटपुट और कुछ एनकाउंटर जो हुआ था थाना मंडी और सारे एरिए में, वो ठीक बात है कि उसका सारा डिटेल्स बाद में पता नहीं चली, लेकिन मिलिटेंट्स की प्रेजेंस काफ़ी वहाँ पर देखी गई। और उसके बाद दावे तो बहुत करती है सरकार कश्मीर वादी के बारे में, जम्मू सूबे के बारे में बिलखसूस ये कहा गया कि ये मिलिटेंसी फ्री जोन हो गया। एक दिन पहले ये कहा गया, दावा किया गया बड़े पैमाने पे, और उसके दूसरे दिन इतना बड़ा जो है वो हत्याकांड होता है। इन चीज़ों से सबक ना लेते हुए कि उस एरिए में प्रेजेंस है, और पिछले दिनों भी जो वारदातें हुई, और एक वारदात तो 16 दिसंबर को ही हुई थी कि आर्मी गेट के बाहर मैं खुद वहाँ भी गया
वो दलित परिवार के 2 लोग थे जो कि बहुत ही गरीब, और वो आर्मी कैंटीन में ही जो कन्वाय ग्राउंड में कहीं काम करते थे और बिल्कुल पास ही रहते थे। फलियाना गांव है, और वहाँ से वो सुबह सुबह गए और गोलियों से वो मारे गए, शहीद हुए। लेकिन दावा ये था कि लगता लोगों को था ये कि आर्मी के गेट पे कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से या किसी एक्सीडेंट कोई बात हो गई, लेकिन आर्मी ने दावा किया था कि ये मिलिटेंट से रिलेटेड कुछ इस तरह से बात आता है। उसके बाद भी सतर्कता ना बरतना और 16 दिन बाद ये कांड, 15 दिन बाद इतना बड़ा हत्याएं हो जाना, ये दर्शाता है कि हम कितने सक्षम और कितने अलर्ट हैं। दावे तो बहुत बड़े बड़े, और वहाँ लोकल्स की जो बात थी उन्होंने जिस तरह से बताया कि वीडीसी जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास। मिलिटेंसी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें लगता है कि चाहे कमज़ोर पड़ा होगा, इनएक्टिव पड़ा होगा, लेकिन स्लीपर सेल्स या अब तो एक्टिव मिलिटेंट्स भी हैं, लेकिन आपने उसके बरक्स क्या मैकेनिज्म रखा था। जो कई बंदूकें थी वो भी लोगों ने बताया कि वो छीन ली गई, उनसे ले ली गई, 1-2 साल इसी 1-2 साल में, ये बताने के लिए कि नॉर्मल सी हो गई। और एक आदमी को बाला नाम का जो था, जिस शख्स के कहते हैं कि उसके पास कोई बंदूक थी, ये 3 घरों में घूमते रहे 100-150 मीटर के डिस्टेंस पे, और 3 जगह जा करके उन्होंने गोलियां चलाई, फ्री फॉर ऑल। शर्मा साहब, ये मैं जानना चाहूँगा, ये सीक्वल रहा क्या है? वो कितने बजे आए हैं, कैसे आए हैं? शाम को करीब 7 बजे के करीब वो आए, 6-7 बजे, और उन्होंने कहीं लेडीज़ को किसी को कहा कि हमने आधार चेक करना है तो आप अंदर चलिए, और उन्होंने कहा कि आधार तो हम बता देती हैं, लेकिन जो ही वो अंदर गए तो शायद किचन को कुंडा लगा लिया, जो बाप बेटा वहाँ शहीद हुए, उनको शायद पहले उन्होंने गोलियां मारी। उसके बाद उस घर से वो दूसरे घर चले गए, वहाँ उन्होंने जा कर के उसी वक्त, तो ये सारा कार्यक्रम उसी आधे घंटे के घटनाक्रम है 3 जगह। लेकिन उसके बाद कहते हैं वो फायर जो हुए उसकी वजह से उनको लगा कि यहाँ कोई प्रेजेंस पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस की है, तो शायद ये और बड़ा कांड होता। और वो 4 लोग और 10 लोग जख्मी तो पहले दिन हो गए, 4 लोग जान बाग हो गए। और रात को किस तरह के से लोगों ने अपनी गाड़ियों में किस तरह से पहुंचाया, वो एक विक्टिम जो है उसका इंटरव्यू सुन रहा था उनके परिवार से कि हमारे पास गाड़ी नहीं थी कि हम सबको उठा सकते, तो लोगों ने पहुंचाया। और लोगों ने वहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और वहाँ सारे लोग थे, तो वहाँ जो हमने लोगों से सुना और पूछा, और उन्होंने कहा कि रात 1:30 बजे हम वहाँ ढांगरी चौक में पहुँच गए, लेकिन सुबह 10 बजे तक कोई प्रेजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं थी। और दूसरे दिन की वारदात, आईईडी ब्लास्ट, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कोई सैनिटाइजेशन, कोई सर्च ऑपरेशन, कोई उसके SOP वो फॉलो नहीं हुआ, जिसकी वजह से 2 लोग और मासूम मारे गए। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और मैं नहीं कहना चाहते हुए ये कहूँगा कि नाअहलियत भी बताती है कि हम कितने अलर्ट और कितने तैयार और कितने हम धावे और कितनी लोगों को हमने रहमो करम पे छोड़ा है। जब आर्मी और ये इन्वेस्टिगेट हो रहा था, हालांकि उसमें भी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कोई ऑर्डर हुई थी, उसका रिजल्ट अभी तक नज़र नहीं आया। जैसे माता वैष्णो देवी का 1 साल के बाद भी हमें पता नहीं लगा इंक्वायरी रिपोर्ट गई कहाँ, वो लोग मारे क्यों गए, कौन रिस्पॉन्सिबल था भी नहीं था। लेकिन अक्सर यही होता है, उसकी रिपोर्ट तो कहीं अभी नहीं दिखी, लेकिन उसमें इसके बावजूद सिक्योरिटी अलर्ट क्यों नहीं हुआ। और उस 16 दिसंबर के बाद तो उस एरिया में, आसपास के एरिया में तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अलर्ट रहना चाहिए था। आर्मी भी वहाँ है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं। तो इससे ये बताता है कि कितने दावे हैं और उसके बरक्स हालात क्या है। और ये बड़ी गंभीर चिंता की बात है कि मासूम लोग जो है उनमें दहशत का माहौल है। लेकिन शर्मा साहब, अगर हम देखें तो ये जो माइनॉरिटी किलिंग्स की जाती हैं और टारगेटेड किलिंग्स की जाती है, इसके पीछे बाकायदा एक मकसद होता है। और ख़ासकर हम पुंछ राजौरी की बात करें तो क्या लगता है आपको कि ये वही जो आज से 17-18 साल पहले जो कोशिशें की जाती थी कि कम्युनिटी क्लैशेस हों, आपस में यकजहती ना रहे, क्या ये वही कोशिश फिर से दोहराने? बिल्कुल, ये नापाक मंसूबा है। यहीं से नहीं, कश्मीर से लेकर के ये राजौरी पहुँच गया है। एक तो ये सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग जो हैं, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। 90s के बाद टारगेटेड किलिंग्स बहुत कम होती थी, कहीं का दुख हुई भी, उन्होंने किसी पुलिस वाले को, सिक्योरिटी वाले को टारगेट करने का प्रयास किया, लेकिन माइनॉरिटीज़
को टारगेट करके इस तरह से लगातार एक के बाद एक सीरीज ऑफ किलिंग जो है वो देखी नहीं गई। तो सीरीज ऑफ किलिंग एक डिज़ाइन नहीं, उसके दो मकसद हैं। एक तो ये कि आपस में तनाव पैदा करना कि सिर्फ माइनॉरिटी हिंदू या सिख या आउटसाइड लेबरर्स उन्हीं को क्यों टारगेट किया गया। एक मकसद तो उनका हल हो गया कि कश्मीर वादी के अंदर जो लोग वापस गए थे, चाहे वो मुलाजमत के बहाने से गए थे या जम्मू से मुलाजम वहाँ माइनॉरिटी के जो बाकी लोग जो मुलाजमत कर रहे हैं, वो लोग पिछले 10-15 साल में सेफ थे, लोगों के घरों में भी रहते थे, किसी ने उनको मारा नहीं, किसी ने तंग नहीं किया। तो वो एक हारमोनी सी थी, वो बताते भी थे कि हम लोग घरों में रहते हैं, उनको परेशानी कोई नहीं थी। लेकिन वो सारे लोग जम्मू में आ गए और जो लोग वहाँ 90s में रहे भी थे, कश्मीरी पंडित या दूसरे लोग, उसमें भी आपने देखा कि कुछ फ्रेश माइग्रेशन हुई है जो कि 30 साल के बाद हमें नज़र आई। और एक तो मकसद ये था, और दूसरा पलायन हो, माइग्रेशन हो, दहशत का माहौल हो। दूसरा मकसद ये भी है कि भाई एक आपस में जो स्वार्थ है उसको जितना भी हम प्रयास करें, कोशिश करें, लेकिन दिलों में उस तरीके से दहशत के हमको ही क्यों मारा जाता है। तो ये दो बड़े मकसद जो है उनके लिए जो है वो हल होते हैं, चाहे वो मेंटर्स हैं उनको या टेररिस्ट हैं जो उनके गाइड हैं या पाकिस्तान हो। तो ये मकसद जो है वो हल है। और एक बड़ी चुनौती जो है हमारे सबके लिए, चाहे वो पॉलिटिकल सोशल जो भी सिस्टम हो उसके लिए भी और सिक्योरिटी फोर्स और गवर्नमेंट के लिए भी है कि इस तरह की चुनौती बन जाती है। और उसके और कई राजनीतिक और दूसरे सोशल जो हैं वो इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन जो हैं वो नज़र आती हैं। तो ये और बड़ा ख़तरनाक बात है शर्मा साहब। लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि पूरा ज़िला राजौरी में हर कम्युनिटी के लोग जो थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने इसकी मजम्मत भी की, राजौरी बंद भी रहा। और इसके अलावा हमने कल देखा कि डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, वहाँ से भी इसकी मजम्मत भी हुई, लोगों ने गुस्से का इजहार भी किया, प्रदर्शन भी हुए और बग़ैर मज़हब व मिलत के लोगों ने जो है वो एक आवाज़ बुलंद की है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हुआ है और जहाँ लोगों की जो बेदारी दिख रही है, अब लोग जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। नहीं, लोग तकरीबन पिछले बड़े अरसे से कोई मिलिटेंसी को कोई पॉपुलर या पब्लिक सपोर्ट नहीं थी और इसमें कोई शक नहीं। और लोग हमेशा जो है वो ये समझते हैं आपस में भाईचारा, लेकिन इसके बावजूद कई चीज़ों का दरार पड़ते हैं। हमने भी राजौरी बंद और सारी चीज़ों का, मैंने सुंदरबनी में प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया, वो आल पार्टी था, हमने उसका मजम्मत की। लेकर राजौरी में भी जो था उसमें सारी कम्युनिटी सब ने मिलजुल के बंद भी किया अगेंस्ट मिलिटेंसी और ये हत्याएं जो हुई है मासूम लोगों की, और सारी पार्टी हमने भी बंद का कॉल किया। हालांकि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने हमें काफ़ी रोकने का प्रयास किया। मैं भी वहाँ जो है वो कलर एरिया, वहाँ 1 घंटा हमें रोका रखा, पहले यहाँ प्रयास हुआ, फिर हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब रमन भल्ला जी और उनके साथ 1-2 साथी हमारे मनमोहन सिंह और वो रिफ्यूजी सेल के चेयरमैन, वो लोग जाना चाहते थे, मेरे पीछे थे, हम कांटेक्ट में थे, मैं वेट करता रहा, लेकिन उनको रोक लिया गया, जबकि वहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं था। ये अनडिज़ायरेबल और अनमाइंडफुल चीज़ें हैं। लोगों से सहानुभूति सब लोगों को इकट्ठे होना, वहाँ के सियासत करने ही नहीं दी किसी ने। जो भाजपा या दूसरे नेता भी करना चाहते उनमें लोग बड़े समझदार हैं और मुझे रिपोर्ट मिली कि उन्होंने किसी को राजनीति करने का अखाड़ा बनने नहीं दिया। लेकिन फिर भी छुट-पुट लोग इस तरह की बात जज्बात में करते रहते हैं छोटी मोटी, लेकिन उन्होंने राजनीति का ना मौका था ना कोई लोगों का भी समझ थी। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की बातें की गई जो कि नहीं होनी चाहिए। हमको मिलजुल के मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहा कि मिलिटेंसी में, टेररिज्म में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के पूरे साथ हैं, इसमें कोई राजनीति बात नहीं। लेकिन ये बताइए कि ये BDC क्यों डिस्बैंड हुई जब इस तरह का नेटवर्क उनका कायम है, और हम समझते हैं कि आखिरी बुलेट जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, ये काफ़ी लंबी जंग है और उनके बड़े सिंपथाइज़र हो सकते हैं, प्लांटेड हो सकते हैं, पेड लोग एजेंट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट और एजेंसीज को ये दावे करने के बजाय इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, लोगों को अलर्ट करना चाहिए कि आप लोग सतर्क रहिए, मिलिटेंसी ख़त्म है या कम की है, लेकिन इसके बावजूद और जहाँ से कोई बात है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए हमारा एग्जिस्टेंस। सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल स्क्रीनिंग करके अच्छे लोगों को सेल्फ डिफेंस में रखने में, हथियार देने में मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। मैं सुंदरबनी में रहता हूँ, वो ये बॉर्डर एरिया, और हमें भी रिपोर्ट है, सरकार जितनी बातें जो मर्जी करे, लेकिन लोगों का कहना यह है कि बीच बीच में वहाँ भी
इन्फिल्ट्रेशन इस एरिया से होती हैं। मेरे आसपास घर के 2-3 वारदात जो है पिछले सालों में हुई हैं। और बीएसएफ कैंप है, वहाँ आर्मी कैंप है, तो 3-4 मिलिटेंट्स वहाँ पिछले 1-2 साल के पहले वारदातें हैं। उन्होंने वहाँ वो गांव में रहे, 2-3 दिन 4 दिन साथ रहा, लेकिन वो मिले नहीं, अल्टीमेटली एनकाउंटर हुआ। सो वो किसी वक्त भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। पोरस बॉर्डर है, एलओसी है, पाकिस्तान हॉस्टाइल है, वहाँ पे आर्मी कहती है 160 मिलिटेंट बिल्कुल तैयार है स्नीक करने के लिए, 300 मिलिटेंट एक्टिव है। ये तो आर्मी का दावा है, अभी हाल ही में आपने पढ़ा। तो उसके बावजूद हमारी क्या तैयारी है? जब हम जानते हैं कि पार से वो क्रॉस करने के तैयार हैं, आप जितने प्रयास मर्जी करें हमारे बीएसएफ, सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से वो घुस सकते हैं, घुस आते हैं। तो एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म और सिक्योरिटी नेटवर्क सिस्टम जो है वो इन प्लेस होना चाहिए और मजबूती से, और ये वारदातें जो है वो रुक जाती। और हमें खतरा है कि आज लोगों में दहशत है हर जगह। हमें सुंदरबनी बाकी इलाकों से भी डिमांड है कि यहाँ भी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म सेटअप होना चाहिए। शर्मा साहब, मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पीड़ित परिवार से भी मिले, और जिस तरह से वो जो है वो राष्ट्रमार्ग पे रखे गए और फिर प्रदर्शन किया गया, सरकार से क्या शिकायत रही पीड़ित परिवार की? देखिए, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, लेस देन लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो अपनी बात, प्रयास हुआ लोअर लेवल पे, इसीलिए दूसरे दिन शाम को 4:30 बजे लेफ्टिनेंट, उनकी एक ही मांग थी कि हम हाईएस्ट फोरम जो अवेलेबल है उनको ये बात सुनाएंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहाँ गए, उन्होंने अलग से भी कुछ बात की, हालांकि उसमें कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी घुस गए बजाय उनके। तो जो उनकी बात थी वो अपनी बात सुनाना चाहते थे। शायद उनकी शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन पे, कई चीज़ों पे शिकायत ही नहीं, उन्होंने सामने कहा बहुत सी बातें। जो उनका गुस्सा और गम था वो बताना चाहते कि क्या लूप होल है, क्या वजूहत है। तो उन्होंने इसलिए वहाँ इतने दिन प्रदर्शन किया, इतनी देर। और सुबह भी जब वारदात हो गई तो वो वेट कर रहे थे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर गए, उनको उन्होंने अपनी बातें सुनाई और ये भी समझाया और बताया कि कैसे जो है यहाँ बच सकते हैं। 99 में वहाँ उसके नज़दीक बल जराला गांव है, यहाँ पे एक बारात के ऊपर अटैक हुआ था और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन वहाँ जो इतला है मेरे कि एक मुलाजिम थे वहाँ, यही उन्होंने, उनके पास कोई बंदूक थी, उन्होंने वहाँ फायर किया तो उनको लगा कि यहाँ कोई आर्मी सिक्योरिटी प्रेजेंस है, तो वो बच गई, कुछ लोग बचे। बड़ा नुकसान हुआ था। कहाँ वहाँ यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी भी आई थी, कांग्रेस अध्यक्ष और बाकी लोग भी। लेकिन उसके बाद ये बड़ा कांड है उस एरिए में 20-22 साल के बाद। और जो दावे करते हैं वो सत्ता में है, केंद्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक। और जो कहते थे कि बाकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बांधे हैं, उन्होंने तो हाथ खोले हैं। जो कहते थे कि इनके दौर में हालात ख़राब हैं, तो हमने तो कभी मिलिटेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया, ना करेंगे, और ना इस पे हमारा कोई दोहरा मापदंड है। लेकिन उसके बावजूद सियासत की जाती थी। लेकिन आज इतना बड़ा कांड होना और इनके दौरान में बीडीसी हथियार ले लेना, क्या दिखाना चाहते थे कि हालात सामान्य हैं? हम कहते हैं बहुत अच्छा, जहाँ सामान्य हैं, लेकिन एक डायमेंशन मिलिटेंसी का ग्राफ इंसिडेंट से ही किना नहीं जाना चाहिए। एक जो खतरनाक डायमेंशन हुई है वो 90 के बाद हुई है कि जो वहाँ से माइनॉरिटी कम्युनिटी कश्मीर वादी से भाग गई है। उनको भगाया गया, उनको डराया गया, उनको मारा गया। टारगेटेड किलिंग्स 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मुझे याद है कि हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट था अनंतनाग डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी में, पहला सरपंच बैक टू विलेज जो प्रोग्राम जब फर्स्ट शुरू हुआ तो 26 नवंबर को हमला हुआ था। उसके बाद एक कश्मीरी पंडित हमारे सरपंच उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके कुछ अरसे बाद मारे गए। तो वो सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। और पिछले कुछ अरसे से स्कूलों में जा करके, घरों में जाकर, दफ्तरों में जा करके जिस तरह माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट करके शहीद किया गया, चाहे कश्मीरी पंडित हो, जम्मू का हो, फिर बाहर के जो लोग वहाँ 30-30 साल से काम करने आते थे, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, उसको भी टारगेट किया गया। वहाँ के लोग भी, इनोसेंट मुस्लिम भी मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को भी मारा गया। तो सरकार को दावे तो करने ही चाहिए, वो अच्छी बात है, आप डिस्करेजमेंट देते हो, हम नहीं उसको रोकते, लेकिन उसके साथ साथ ये देखना चाहिए कि दिस इज़ ए सीरियस डायमेंशन, और उसका इलाज क्या ढूंढा गया। तो इलाज शर्मा साहब क्या है? आपको लगता है कि रिवाइवल ऑफ वीडीसीज मैंडेटरी हो गया है? देखिए, ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम है। हम तो राय दे सकते हैं, लोगों की राय जो है वो उसको उछाल सकते हैं। ये एक मैकेनिज्म जो रहा, मिलिटेंसी आज से हम डील नहीं कर रहे,
हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, आर्मी, पुलिस, सब ने बहुत बड़ी शहादत दी है, बहुत बहादुरी और बड़ा निडरता से काम किया है, बहुत कुर्बानियाँ लगी हैं, उन लोगों ने डील किया है। हम उस पर सुपर एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते, लेकिन 90 से लेकर के तजर्बा लेना चाहिए कि बहुत गंभीर हालात से 90 तो एक तो समय लगता था कि एक जंग है, प्रॉक्सी वार जिसको हम कहते हैं, है, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, उसको ब्रेक किया, बैकबोन तोड़ी। 96 में चुनाव हो गए। चुनाव अपने आप में डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल एक्सरसाइज एक किस्म का एक जवाब होता है मिलिटेंसी को कि आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन हम कायम हैं अपनी जगह, जमहूरियत है, चुनाव भी होगा। तो उस चुनौती को नरसिम्हा राव जी और कांग्रेस की सरकार ने स्वीकार किया था। हालांकि बहुत दहशत थी, बहुत पॉलिटिकल पार्टी उसमें हिस्सा भी नहीं ले सकी, लेकिन कांग्रेस से फोर फ्रंट पर लेकर के तो पार्लियामेंट के चुनाव किए थे मई 1996 में। फिर उसके बाद असेंबली के चुनाव का रास्ता निकल आया। उस वक्त कई मंत्री एमएलए भी मारे गए सिटिंग, आपको पता है, 96 2002। तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म विद गार्डेड एंड ऑल जो कंसर्न उसमें काशन बरतने की ज़रूरत होती है, वो करके एक वो सिस्टम है। दूसरा बहुत बड़ा सिस्टम है कि ये सोर्स डेवलप करते हैं, कॉपरेशन लेते हैं, उस पर इंफॉर्मेशन पे प्रॉम्प्ट एक्शन होता है और उसमें अलर्टनेस में रहते हैं। हमारे इलाके में मुझे तजर्बा है, मैं बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूँ, लोग टेलीफोन करके हमको बताते थे, सिक्योरिटी एजेंसीज को बताते थे, पहुँचती थी सिक्योरिटी एजेंसीज। बाद में स्लैकनेस और लैक्सिटी आना शुरू हो गई, लोगों को वो भाग जाते थे, लोगों को पूछते थे आपने झूठ फ़ोन किया कि भाई यहाँ कहाँ है। अब 1-2 घंटे के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँचेगी, तब तक वो रूट क्रॉस कर चुके होते। और ये भी नहीं, वहाँ मारे भी गए, जो पीसफुल एरिया सुंदरबनी समझा जाता है। और मेरा घर 2-3 किलोमीटर है शहर से। मेरे आस पड़ोस में 3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें कोई मतलब लगता नहीं था, लेकिन रूट है तो कभी कभी कांटेक्ट में आ जाते थे। इसी तरह से सब जगह जो बड़े वल्नरेबल एरियाज हैं उनके लिए इनको डिफेंस मैकेनिज्म तैयार रखना चाहिए। चाहे मिलिटेंसी का ग्राफ कम बढ़ता रहता है, इंसिडेंट्स के ग्राफ से ही नहीं देखना चाहिए, लोगों को बचाना है। सो ये बॉर्डर बेल्ट जो है रजौरी पुंछ, इसमें बहुत बहादुर लोग हैं। सेना के साथ हमेशा उन्होंने कोऑपरेट किया। सेना का तल्लुकात सिविल लोगों से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कई एरिया में जहाँ फैसिलिटीज़ का अभाव है, हम देखते हैं जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती, वहाँ लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाना, दवाइयाँ देना, स्कूल बच्चों का ख्याल रखना। तो आर्मी का एक गुडविल सिस्टम भी रहता है और लोग आर्मी की प्रेजेंस से खुश भी रहते हैं, उनको बताते हैं। ऐसे में शर्मा साहब, लोगों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी थोड़ा सतर्क रहें। जैसे आपने कहा कि उन्होंने पहले आधार कार्ड पूछा, तो खासकर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो हर जगह लोग देख रहे होंगे, वहाँ पे सतर्कता की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर लोगों को कहीं भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी शक होता है कि ये संदिग्ध हैं, तो वहाँ पे सतर्कता ज़्यादा बरतनी है और कोशिश ये करनी है कि जितना जल्दी वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्मेशन दें कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई ग्रुप उन्होंने देखा है, तो लोगों पे भी थोड़ा जिम्मेदारी आए। मुझे लगता है लोग बड़े सतर्क हैं, लेकिन लोग बिल्कुल कॉपरेट करते हैं। लेकिन 1 जनवरी था, शाम के वक्त हुआ, किसी ने पहले तो किसी को दूसरे गाँव में पता ही लगा कि ये कोई पटाखे बज रहे हैं, कोई नया साल की कोई कर रहा है। और जब सरकार ये दावे करती है और ये कहती है कि कोई अब मिलिटेंट नहीं रहा, तो लोगों को लगता है कहाँ से मिलिटेंट आएगा। काफ़ी अरसे के बाद ये वारदात हुई। और जब ये पता था कि वहाँ एक इंसिडेंट हुआ है जो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में है, जिसके बारे में काउंटर क्राइम्स हैं, तो उसमें तो और सतर्कता होनी चाहिए थी। एक बात ये। दूसरा, मुझे नहीं लगता, पीपल आर वेरी अलर्ट और वो कोऑपरेटिव है। गवर्नमेंट को, फोर्सेस को, पुलिस को जगह जगह अपने सोर्स रखने चाहिए, नंबर होने चाहिए। अगर मुझे भी इमीडिएटली टेलीफोन करना हो, शायद मुझे नहीं पता कि मेरा टेलीफोन वहाँ कोई उठाएगा उस वक्त, इमीडिएटली नहीं उठाएगा। कोई हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए। थाने में कोई थानेदार या वो उठेगा नहीं एकदम से, तो इसमें मूवमेंट होती है, टाइम होता है, कोई ये तो है नहीं। तो इसलिए हमको अब समझ जाना चाहिए ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसके लिए भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी 10 लाख का इनाम दे करके हम ढूंढते हैं। लोग बगैर इनाम के भी आपको इतला देने के तैयार हैं, लोगों को पता होगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है, खास करके रजौरी पुंछ में मैं ये कहता हूँ। और जहाँ भी और कश्मीर के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस अफसर्स खुद बताते हैं कि सिविल कोऑपरेशन के बगैर तो कामयाब हो नहीं सकता।
तो यहाँ कोई स्लीपर सेल, उनके सिंपथाइजर या एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर्स होंगे, अंडरग्राउंड वर्कर्स होंगे, वहाँ वो लोग भी हैं जो अपनी जान बचा करके आपको इतला देना चाहते हैं। तो वो ज़बरदस्ती घुस भी आते हैं किसी के घर में, उस वक्त उसका दोष नहीं सारा होता। लेकिन सरकार का बहुत बड़ा एक्टिव रोल है अब, और उसमें जो कोताही हुई वो तो नज़र आती है। इसमें भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कौन कौन कहाँ पे क्या गलतियाँ हैं, और इमीडिएटली लोगों को लगना चाहिए जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, शुड अपीयर टू हैव बीन डन, कि लोगों को विश्वास बहाली होनी चाहिए कि अब सिस्टम ठीक हो जाएगा, जो नुकसान हो गया वो हो गया। और इसी तरह से आगे इनको फौरी तौर पर विदाउट डिले वो जो है वो सिस्टम सेटअप करना चाहिए। उसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हम राय दे सकते हैं, उसको वो देखें क्या सी राय ठीक है कौन नहीं है। शर्मा साहब, प्रोग्राम के आखिर में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में जल्द आने वाली है। ऐसे हालात में क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में आनी चाहिए? सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज होंगे। देखिए, मैं एक बात आपको दोहराऊंगा, मैं यूथ कांग्रेस में भी काम करता था, उस वक्त आपको पता है थोड़ा प्रेस से भी जुड़ा था। 90 के बाद 92-3 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने हमको एक बार यूथ कांग्रेस वालों को मिले। उन्होंने कहा कि आप लोग हिम्मत करिए, कश्मीर में जाइए। इतनी दहशत थी, इतना कि वहाँ 2-4 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट MLA हॉस्टल में होते थे जी। कोई सारे लीडर्स जो है वो बचते थे, उनको पास कोई सुरक्षा के इंतजाम होने के बावजूद महसूस करते थे कि हम इनसिक्योर हैं। तो कुछ लोग हमें कहा गया, योगेश साहनी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो हमने प्रयास किया और उन्होंने कहा पर्याप्त सिक्योरिटी दी जाएगी। यहाँ गवर्नर कृष्णा राव थे और वहाँ से मॉनिटर होता था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी इटसेल्फ इज एन आंसर टू मिलिटेंसी। हम जाते थे वहाँ, 2-4 लोग मिलते थे, कहीं डाक बंगले में जाते थे, बड़े खतरे में जाते थे, बयाना देते कश्मीर से कि यहाँ ये मीटिंग हुई, फलानी हुई। उन्होंने सबको इनकरेज किया कि पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये नहीं कि अपनी पार्टी को, हमको तो जोखिम में डाला, लेकिन इसलिए कि एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस अपना काम करेगी, दूसरी तरफ से पॉलिटिकल एक्टिविटी का रिवाइवल इज ए सेटबैक, डिमोरलाइजेशन इफेक्ट ऑन द पाकिस्तान, टेररिज्म सबका। और मुझे पता है कि बाकी भी जो मैं उनका नाम नहीं लेता, छोटे मोटे कार्यकर्ता, उनको कितनी अहमियत देती थी एडमिनिस्ट्रेशन और सारे लोग। कोई दिल्ली से आता था, होम मिनिस्टर आता था, उनको बुलाया जाता था बाज़ाब्ता। और 96 में गुलाम सुरकार प्रेसिडेंट थे, चंदूसा उड़ी से शुरू हुई थी यात्रा। जो यात्रा आज कह रहे हैं, आज तो उतना खतरा नहीं है, लेकिन उस वक्त यात्रा बनाल तक, और कई बार उस पर अटैक भी हुए, बम और गोली, शहादत भी देनी पड़ती है, बहादुरी आपको दिखानी पड़ती है। ये सिर्फ फोर्सेस नहीं, गोली नहीं खानी है, ठीक है, देश के लिए। अब इसका उन्होंने की थी, उसके बाद चुनाव हुए, तो आज तो कोई वारदातें तो हो सकती है, लेकिन जब एक तरफ से सरकार कहती है कि इतने बड़े दावे हैं, इसके बीच में सिक्योर करना और ये यात्रा कश्मीर तक पहुंचना, पद यात्रा, ये अपने आप में देश दुनिया को एक संदेश है। इसका हम सब ने मुकाबला करना है। सुरक्षा देना इनका काम है, लेकिन सिर्फ अपने लोगों को सुरक्षा नहीं देना, हल्का प्रेसिडेंट को, अपने वर्कर को, जो इनका नारा लगाए या इनकी पार्टी से और रूलिंग पार्टी से, जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, जो लोग वल्नरेबल हैं, जो लोग इनसिक्योर हैं, उनका कोई पैमाना नहीं है। आज किसी चीज़ का पैमाना नहीं। ये मुझे मलाला में कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन क्या पैमाना है कि एक हल्का प्रेसिडेंट होगा रूलिंग पार्टी का, उसको ज़्यादा खतरा है, उसकी जात ज़्यादा कीमती, और हमारा ज़िला प्रेसिडेंट, हमारा एक्स MLA, एक्स MLC, एक्स मिनिस्टर, उसको खतरा कम है। उनकी खबर बड़ी बनती है अगर वो मारा जाएगा। पाकिस्तान में उसकी सेलिब्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन उसके लिए खतरा नहीं समझा जाता। और ऐसा कौन सा आला है कि वो थ्रेट परसेप्शन में कि वो देख लेते हैं कि टाक साहब को कोई खतरा नहीं, रविंद्र शर्मा को खतरा है। तो थोड़ा सा यहाँ मिलिटेंसी में हमको राजनीति से हट करके डील करना है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आप किसी पार्टी को रोक देंगे, जाने नहीं देंगे, और किसी पार्टी के लिए आप फैसिलिटेट करेंगे कि वहाँ पहले पहुँचे। तो इस तरह की मामला जम्मू कश्मीर में नहीं होने चाहिए। देश के एक बहुत बड़ी संख्या जो वो देख रही है, और हिम्मत से वो सब चीज़ का मुकाबला। कभी आपको कोरोना बहुत नज़र आ जाता है, आप पार्लियामेंट में मास्क ला के बैठ जाते हो, कभी आप जलसों में बगैर मास्क के होते हो, लाखों के, हज़ारों के। आप खुद क्या करते हो, उस पर भी अंकुश रखो। फिर दूसरों के लिए सारे पैमाने और कानून हैं, अपने लिए भी कोई नाम्स होने चाहिए, वो SOP, वो गाइडलाइन फॉलो करें।
हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। जिस रूट से आप कहेंगे इधर जगन्नाथ बाजार मंदिर में नहीं जाना, हम दूसरे रास्ते से जो दे देंगे आप, हम उस रास्ते से चलेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। और जब हमने गोलियों और बम्बों में 96 में कांग्रेस पार्टी में ने लिहाजी किया, तो कुर्बानियाँ तो कांग्रेस ने दी हैं, देश की आज़ादी में दी हैं, देश की आज़ादी के बाद भी दी हैं। आतंकवाद में 2 प्रधानमंत्री हमारे मारे गए, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी चली गई, बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो आतंकवाद का हमें पंजाब का तजर्बा पत्रकारिता में बहुत पुराने हैं। तो वहाँ हमारे जर्नलिस्ट कहते थे कि बेअंत सिंह जी ने कहा था लोगों को गाँव में, क्योंकि लोग डरते थे कि हम एसपी को भी कहेंगे ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, तीसरे दिन हम मारे जाएंगे। उसने अपना फ़ोन नंबर दिया था लैंडलाइन कि आप मुझे कॉल कर सकते हो या गिल साहब को कॉल कर सकते हो, डीजीपी, अगर इसको नहीं करना मुझे करो। और वो कॉल उठाते थे, किसी गांव से हल्के से फ़ोन आता था, बेअंत सिंह जी रात के 2 बजे भी उठाते थे और दूसरे कॉल पे गिल साहब को या डीजीपी को कहते थे, वहाँ रोबेरो रहे, गिल साहब रहे, कि फ़लाँ गाँव में फ़लाँ जगह पहुँच जाओ। इस तरह से उन्होंने पंजाब की मिलिटेंसी और मोर डेडली एंड डेंजरस, जो मुझे पत्रकार और सारे लोग वहाँ के बताते थे, लेकिन उसके बावजूद उसको क्रश किया, ख़त्म किया। आज पंजाब पीसफुल पुरअमन है, कोई नहीं चाहता वहाँ आतंकवाद हो। इस तरह से यहाँ भी लोगों ने बहुत बड़ा कमाल का काम किया है, हर पार्टी ने, मैं किसी को उसमें नहीं कहूँगा। 90 से लेकर के इस मिलिटेंसी का बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया है, चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्स हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों, ऑफिसर्स हों। और उस जोखिम में हमने देखा, लंबी बात नहीं करता, कि किस तरीके से बाजी से लोगों ने काम किया, कितने लोग शहीद भी हुए। इसलिए उसमें हम एकजुट हैं, सरकार के साथ हैं, प्रोवाइडेड कि सरकार हमें साथ लेना चाहे। सरकार और सेना सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। आप हमको जाने नहीं देंगे, आप सुरक्षा नहीं देंगे, आप इसी तरह का बंदोबस्त नहीं देंगे, हम अपनी इंतजाम पे जाते हैं। गाड़ियाँ आपने अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वर्करों के लिए, अपने लीडरों के लिए रखी है, सब कुछ आपने रखा। उसके बावजूद हम जोखिम लेके जाने को, आपका सहयोग करने को और लोगों को साथ देने को, उनके गम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो कम से कम ये ना करिए और मिलिटेंसी से मुकाबला करिए, कांग्रेस या अपोजिशन से मुकाबला ना करिए, हम ये कहेंगे। और जहाँ आप चाहेंगे हम खड़े मिलेंगे मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, और लोगों की सुरक्षा के लिए जो आप सही कदम उठाएंगे उसमें भी साथ देंगे। शर्मा साहब, कुल मिलाकर देखें तो आम शहरियों की जिम्मेदारी जो है सुरक्षा की, वो सरकार की बनती है, जिसमें सियासतदान भी जो है वो आता है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर पिछले 30 साल से ज़्यादा जिन हालात का शिकार हुआ है, उससे हम सब जानते हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं अब ये हालात ना देखें। हम सब की एक कलेक्टिव एफ़र्ट है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो साजगार हो जाएं, और जो बुरा वक्त हमने माजी में देखा है वो हम दोबारा न देखें। और कोशिश ये हम सब की होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर, जो एक बदलता हुआ जम्मू कश्मीर का ख्वाब और जो दावा किया जाता है जम्मू कश्मीर को बदलने का, वो सच में एक हकीकत हो और जम्मू कश्मीर के हालात सुधरें। और ख़ासकर ये जो पड़ोसी मुल्क का एक बुरा साया हम पे पड़ता है, वो साया जो है वो दूर हो, और यहाँ पे जितने भी शहरी हैं वो सुरक्षित महफूज करें, और डांगरी जैसी वारदात जो है वो फिर से ना हो। आपने वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।